Hello everyone, welcome to the economic survey series. So today we'll be covering chapter 3 which relates to the fiscal development. So here we'll cover everything related to fiscal. So here the static chapter which will be linked to this particular video will be your fiscal policy. So I'll be covering all those important static concepts related to fiscal policy. So here we'll be covering totally prelim specific information and also the relevant concepts are also covered. Fine. So coming to the chapter. So the chapter name is Fiscal Developments Revenue Relish. Okay. So the budget of financial year 2022-2023 was presented in an uncertain macroeconomic environment. Soon after its presentation, the geopolitical conflict aggravated, जो कि geopolitical conflict जो कि रशिया एंड यूक्रेन का प्रॉब्लम हुआ था. All these things we have covered in our chapter 1, chapter 2. So once you cover chapter 1, chapter 2, then only you can come for chapter 3. Directly if you study chapter 3, so some issues you may face. So वहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ रशिया एंड यूक्रेन का, तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया है. तो वो सब चीज़ को ध्यान में नज़र रखते हुए तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई थी हमारे सरकार पिछले एक साल में रेवेन्यू को लेके. टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ था, प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ था, ऑल दिस थिंग्स विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर. सो फिर भी थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में. बॉयंस इन रेवेन्यूज आया है, रेवेन्यूज बढ़े हैं. अब कितना बढ़े हैं ये सब आगे हम कवर करेंगे. जीएसटी का कितना है ये सब हम कवर करेंगे. ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, मतलब सरकार का खर्चा जो करता है सरकार, तो उसके जो एक्सपेंडिचर साइड होता है, यूनियन गवर्नमेंट का एम्फोसिस इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रहा है. दिस द सेम थिंग वी हैव कवर्ड इन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑल्सो. सो जो सरकार का जो मेन खर्चा है वो कैपिटल पे. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स. ओके. और मोस्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर का रहता है. फाइन. सो डिस्पाइट हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहा है, फिर भी जो सरकार का एम्फोसिस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है. ना व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन जो सरकार का डे टू डे खर्चा रहता है. एग्जाम्पल जैसे कि सैलरीज हो गया, डिफेंस हो गया, सब्सिडीज़ हो गया, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो कि कोई एसेट फॉर्मेशन नहीं करता है. एसेट फॉर्मेशन नहीं करता है, दैट इज रेवेन्यू. उसी में जो खर्चा होता है. ओके. एंड व्हाट आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स. ओके, ये हम सब कवर करेंगे अभी. सेंटर ने क्या किया? डिस्पाइट हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. Center has also incentivized the state governments through interest-free loans, very important, and enhanced the borrowing ceilings to prioritize their spending on capex. मतलब यहाँ पे what the economic survey is trying to say is the center, that is the central government, state government को interest free loans दे रहा है 50 साल के लिए. We'll cover this. Okay, so that उसी इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ द स्टेट गवर्नमेंट्स विल इन्वेस्ट इन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर. इन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे विल इन्वेस्ट. ओके. और बोरोइंग लिमिट्स भी बढ़ा दिया है सो दैट वो बोरो करके और भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करे. तो इट इज़ अ वेरी क्लियर कट थिंग. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू, or it is giving more emphasis on capital expenditure, whether it is on a central level, whether it is on a state level. Okay, fine. तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लाइक कवर करना, यहाँ पे पॉलिटी का टॉपिक भी कवर कर देंगे जो कि बोरोइंग लिमिट्स है. तो ये जो बोरोइंग लिमिट्स है, जो स्टेट का बोरोइंग अभी एनहांस किया है कि स्टेट कैन बोरो समथिंग मोर, कुछ इट मीन्स देयर इज सम लिमिट. तो ये जो बोरोइंग लिमिट्स है स्टेट का, ये कहाँ से आता है? सो फ्रॉम हियर वी कैन कवर द पार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट, दैट इज आर्टिकल 292 एंड आर्टिकल 293. ओके. मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि 292 इज अबाउट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके.
The executive power of the union extends to borrowing upon the security of consolidated fund of India within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the parliament by law, and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed. इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव है इंडिया का, ओके, पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अटर्नी जनरल हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है इट कैन बोरो मनी, ठीक है, बोरो कर सकता है बाहर से, लेकिन सिक्योरिटी में कौन रहेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रहेगा। अब बोरो अगर करेगा तो कितना करेगा, हाउ मच, कितना कर सकता है? तो इसका मतलब एक लिमिट भी है, विद इन सच लिमिट्स, जो कि पार्लियामेंट तैयार करेगा लिमिट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कोई फिक्स लिमिट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट। सो तो पार्लियामेंट के पास पावर है वो लिमिट सेट करने के लिए, एंड गिविंग ऑफ गारंटीज विद इन सच लिमिट्स, ये भी पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। तो 293 यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बोरोइंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू द बोरोइंग, स्टेट बोरो कर सकता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया मेंशन्ड नहीं है। इफ़ यू सी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जब बोरो करे वो बाहर से भी बोरो कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से भी बोरो कर सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बोरो कर सकता है इंडिया, लेकिन जो स्टेट बोरो करता है वो विद इन द टेरिटरी, वो बाहर से नहीं कर सकता। अगर आप न्यूज़ में देखते हो कि वर्ल्ड बैंक ने केरला गवर्नमेंट को सम 100 करोड़ दिया, इट मीन्स बीच में सेंटर है एज अ गारंटी, ये यहाँ से पता चलेगा आपको, डायरेक्टली नहीं ले सकता स्टेट गवर्नमेंट। सो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू द बोरोइंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओपन द सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी कौन है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट का वो सिक्योरिटी रहेगा, विद इन सच लिमिट्स एज मे बी फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो टेरिटरी के अंदर में स्टेट कैन बोरो, ठीक है, बोरो कर सकता है। अब जब बोरो करेगा तो सिक्योरिटी कौन रहेगा? उनका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है वो सिक्योरिटी रहेगा। तो कितना लिमिट यहाँ पे भी इट विल बी डिसाइडेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, वेरी सिंपल, ठीक है। ये एक प्रोविजन है। नाउ द सेकेंड प्रोविजन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may, subject to such conditions as may be laid down by or under any law made by the parliament, make loans to any state। तो यहाँ पे इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे सकता है स्टेट को, और so long as any limit fixed under 292, यहाँ पे लिमिट फिक्स कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, हमने बात किया, उसी के लिमिट के अनुसार वो लोन दे सकता है। Okay, limits fixed under 292 are not exceeded, give guarantees in respect of loans raised by any state, and any sums required for the purpose of making such loans shall be charged on the consolidated fund of India। लोन सेंटर दे सकता है स्टेट को, इट विल बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लिमिट कितना है? लिमिट उतना है आज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 92 जो पार्लियामेंट लिमिट तैयार करता है, वेरी सिंपल, ओके। थर्ड, ए स्टेट मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज एनी लोन if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the state by the government of India or by its predecessor government। इसका मतलब पहले से अगर स्टेट ने कुछ लोन लिया है और वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो स्टेट एक नेक्स्ट और एक लोन नहीं ले सकता, लेकिन ले सकता है जब कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, वेरी सिंपल, ठीक है। उस टाइम पे जब आउटस्टैंडिंग कुछ बचा है स्टेट को वापस देने के लिए, उस टाइम पे अगर लोन चाहिए स्टेट को, द स्टेट हैज टू टेक विद द कंसेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो दिस इज द like polity part which you can just mention in your notes because it will help you in prelims। that is the topic is borrowing powers of the center and the state। ओके, नाउ कमिंग बैक टू इकोनॉमिक सर्वे। एक ट्रेंड है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ट्रेंड्स इन यूनियन गवर्नमेंट डेफिसिट्स ओवर द ईयर। सो प्रीलिम्स में क्या होता है, ट्रेंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है, ट्रेंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हम फर्स्ट
देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में क्या हुआ है। 6.4 क्या है ये, ब्लू कलर फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट 2.8। तो फिजिकल डेफिसिट ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट, हमेशा फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा ही रहेगा। वी शुड नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, यू कैन वेरी इजीली गेस कि हमेशा फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा रहता है। फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज मोर देन द प्राइमरी डेफिसिट। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट है क्या। फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, उनका जो डिफरेंस है, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट। अब होता क्या है, ये होता है रेवेन्यू जो कि आमदनी मिलती है सरकार को, ये है सरकार का खर्चा, ठीक है। तो टोटल जितना भी मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब कुछ यहाँ पे मिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। जो सरकार बोरो करता है उसी लास्ट साल में वो इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे सरकार को पता चल जाता है कि हमें और कितना बोरो करना है, क्योंकि डेफिसिट हो गया है। उसको कंपेंसेट करने के लिए द गवर्नमेंट will come to know it is an indicator of the total borrowings needed by the government, ठीक है। क्योंकि उनका खर्चा जितना हुआ है उससे ज़्यादा रेवेन्यू आया नहीं, खर्चा ज़्यादा हो गया बट ज़्यादा रेवेन्यू आया नहीं, तो डेफिसिट में है, फिजिकल डेफिसिट में है। ओके, नाउ फिजिकल डेफिसिट इतना है 6.4। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज ये जो फिजिकल डेफिसिट है माइनस द इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रीवियस ईयर बोरोइंग। जो भी बोरोइंग लिया है सरकार ने, द गवर्नमेंट टेक्स बोरोज मनी, राइट। एक्सटर्नल से भी लेता है, इंटरनल से भी लेता है, ठीक है। बॉन्ड करके बोरो करता है, वर्ल्ड बैंक से करता है, एक इंटरेस्ट रेट पे करता है, ठीक है। तो जो बोरो तो कर लेता है, लेकिन उसका जो बोरो है इट हैज़ टू रीपे, राइट, थ्रू ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो फिजिकल डेफिसिट से अगर हम वो जो इंटरेस्ट जो सरकार पे करते हैं उसको हटा दें, इफ यू माइनस द इंटरेस्ट पार्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रीवियस ईयर बोरोइंग, तो वो हो गया प्राइमरी डिफिसिट। तो प्राइमरी डिफिसिट रेफर्स टू गवर्नमेंट्स बोरोइंग्स, ऑब्वियसली यस, जो बोरोइंग नीड है, लेकिन एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट को हटा के बोरोइंग नीड कितना है, ठीक है। इट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ बोरोइंग रिक्वायर्ड टू कवर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग नीड्स। देखो, जब हम पैसा लोन लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो वी हैव टू पे, ठीक है, वी हैव टू पे, ठीक है ना। रही बात यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर सरकार खर्चा करती है, रेवेन्यू टैक्स से अगर उसको कम आता है और खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग, जब डेफिसिट हो गया है तो वो तो फिजिकल डेफिसिट हो गया। वहाँ से अगर हम इंटरेस्ट हटा दें, इंटरेस्ट तो वैसे भी देना है, वैसे भी तो देना है इंटरेस्ट, तो उसको अगर इंटरेस्ट हटा, जो हम पहले लोन से लिए हैं वर्ल्ड बैंक से या किसी भी बैंक से, तो उसको अगर हम हटा दें तो उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। ओके, these are all indicators, these are all fiscal indicators। अब यहाँ पे एक टेबल है, स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फिजिकल इंडिकेटर्स। और एक चीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, वन मोर थिंग आई नीड टू मेंशन हियर, ध्यान से चेक कीजिए प्राइमरी डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड। ये तो हमने यहाँ पे 2023 का पढ़ लिया, मतलब 2022 2023 का पढ़ लिया, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट 18 से लेकर 23, ठीक है। सो 18 से लेकर 23 में स्टेडी कुछ नहीं है, बीच में फिजिकल डेफिसिट बढ़ा था, ठीक है, ये ईयर पे बढ़ा था, फिर कम हुआ है, फिर और थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेडीली तो कम नहीं हो रहा है, बट यस डिक्रीज हुआ है। सो द वर्ड इज डिक्रीज। अगर क्वेश्चन आएगा स्टेडीली डिक्रीजेस, द फिजिकल डेफिसिट स्टेडीली डिक्रीज्ड इन लास्ट 5 years, इट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेडीली डिक्रीज बिल्कुल नहीं हुआ है, 3.5, फिर थोड़ा कम हुआ 3.4, फिर बढ़ा 4.7, फिर बहुत बढ़ गया, ठीक है, फिर उसके बाद कम हुआ है, ठीक है। लेकिन ये स्टेडी भी नहीं है, 9.2 से 6.7, फिर 6.7 से 6.4, तो काफ़ी ड्रास्टिक कम हुआ है, फिर यहाँ से थोड़ा कम हुआ है। सो दिस इज द वे यू हैव टू कवर, सिमिलर गोज फॉर प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो द थिंग इज ओनली डिक्रीज हुआ है लास्ट 5 years से। नेक्स्ट, तो वही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मैंने बता दिया है पहले 2 क्लास में, और एक बार बता देता हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? जो कि रेवेन्यू, सरकार को जो रेवेन्यू आता है या फिर सरकार को जो आमदनी आती है। सो इट इज, एक तो हो गया टैक्स से आता है और एक नॉन टैक्स से आता है। ठीक है, जो नॉन टैक्स में, टैक्स मतलब जो जीएसटी, हम डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स पे करते हैं, ऑल दिस थिंग कम्स टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स है जो हम लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम फाइन्स पड़ गया आपको, अगर हेलमेट नहीं पहने हो, आपको रोड पे आप हेलमेट नहीं पहने हो, या फिर कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ लेती है, सो यू हैव टू पे दोज फाइन्स। ठीक है, अब हमको जो लोन मिलता है वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में, उसका कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि खर्चा होती है, और वो जो पैसा आता है जो कि हम खर्चा करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खास करके लेस देन 1 ईयर, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम रहता है सरकार का, ऑफिसेस में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसमें सब ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आपका अगर रेवेन्यू डेफिसिट है और ज़्यादा है, इफ इट इज़ मोर, तो इज इट गुड फॉर द गवर्नमेंट और बैड? इट इज़ वेरी बैड फॉर द गवर्नमेंट। इसका मतलब आपका उतना रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं आ रहा है, जो कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे खर्चा को संभालने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। सो इसीलिए हमारा जो FRBM एक्ट है, इट सेज वन डे वी हैव टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को ज़ीरो करना है। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा तो रहना ज़रूरी है, बट रेवेन्यू डेफिसिट को ज़ीरो करना है। अभी भी नहीं है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ज़ीरो। ठीक है, अराउंड 3.8% है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। चैप्टर 2 में हमने कवर किया था। फाइन। तो यहाँ पे ट्रेंड क्वेश्चंस के लिए भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट, सो लाइक दिस इज द थिंग, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, ग्रेटर देन रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट। ओके, और एक चीज़ है, सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस फाइनेंशियल ईयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप ध्यान से देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट गुड साइन। सो इसीलिए सरकार कैपिटल पे, केपेक्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए, एसेट पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और ज़्यादा करने की कोशिश करो, और भी ज़्यादा होगी। इट इज़, और इसको डाउन करना है, इसको बढ़ाना है। सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रहेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को डाउन करना है। ओके, फाइन। नेक्स्ट, दिस टेबल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बॉइंट यूनियन गवर्नमेंट टैक्सेस। तो यहाँ पे एक तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट, पहले तो हम डिफरेंस करेंगे, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है। सो यहाँ पे देखिए 14, यहाँ पे 13। सो डायरेक्ट टैक्स दिस ईयर, डायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स, ये 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स में से सबसे ज़्यादा कौन सा है? कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में से सबसे ज़्यादा है कॉरपोरेशन टैक्स। बाकी टैक्सेस अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया और भी छोटा मोटा टैक्सेस जो होते हैं, वो 7 है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे ज़्यादा है कॉरपोरेशन टैक्स। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा कौन है? कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है जीएसटी। तो इनडायरेक्ट में सबसे 1 है जीएसटी। सेकंड कौन है? सेकंड है यहाँ पे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। थर्ड कौन है? कस्टम। ओके, एंड सबसे लास्ट में सर्विस टैक्स। दिस इज द रैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ना को ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, दे मे आस्क यू कि इन द कॉर्पोरेशन टैक्स इज मोर देन जीएसटी, दे कैन लिंक दिस वन विथ दिस वन। व्हाई? बिकॉज बहुत आसपास है, आप चेक करिए, बहुत आसपास है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज 7.2, जीएसटी 7.8। तो जीएस, थर्ड पॉइंट आपको ये याद करना है, जीएसटी कलेक्शन इज ग्रेटर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, बट डायरेक्ट टैक्सेस इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेशन का है, डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेशन का है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का है, बट
इंडिविजुअली अगर चेक करेंगे तो जीएसटी इज मोर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, लेकिन ओवरऑल चेक करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स. लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके फाइन. और जीएसटी का कलेक्शंस इस बार काफ़ी अच्छा भी हुआ है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करेंगे. ओके सेम चीज़ हमने कवर किया यहाँ पे. ओके सो जीएसटी 28%, कॉरपोरेशन टैक्स दिस इज कॉरपोरेशन इनकम टैक्स CIT 26. जैसे कि मैंने बोला जीएसटी इंडिविजुअल अगर करेंगे तो जीएसटी इज ग्रेटर देन कॉरपोरेशन टैक्स. ओके सबसे कम है कस्टम्स का, सबसे कम है वैसे सर्विस का 0 पॉइंट में समथिंग, उससे ऊपर कस्टम्स का है. ओके नाउ सेंटर इज ऑन ट्रैक टू मीट द नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स. तो जैसे कि मैंने बोला है, एक हो गया टैक्स रेवेन्यू, एक हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया तुम्हारा, जो टैक्सेस है जीएसटी. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा कॉरपोरेशन टैक्स भी आएगा. अभी यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में, जिसके बारे में. ठीक है, सो दिस टू कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो प्रकार के, एक है टैक्स रेवेन्यू, एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू. यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो टैक्स रेवेन्यू तो अभी बात हुआ, कॉरपोरेशन टैक्स के बारे में बात हुआ, यहाँ पे हमने बात किया जीएसटी के बारे में बात किया. ठीक है, ये सब टैक्स रेवेन्यू है. ठीक है, नाउ विल कवर नॉन टैक्स रेवेन्यू. नाउ विल कवर नॉन टैक्स रेवेन्यू. दिस इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, पहले इंटरेस्ट रिसिप्ट आता है. ठीक है, डिविडेंड आते हैं, सरकार को डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है. एक्सटर्नल ग्रांट, बाहर से जो ग्रांट मिलता है. ठीक है, बाहर से जो ग्रांट मिला, वर्ल्ड बैंक ने सपोज एक ग्रांट दिया कि 100 करोड़ ग्रांट ऑन दिस थिंग, सो वो भी कहीं ना कहीं हमारा नॉन, उसमें कुछ टैक्स हमको देना नहीं पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, एंड अदर्स. तो यहाँ पे चेक कीजिए कि नॉन टैक्स रेवेन्यू अभी ये 18, 19, 20, 21, 22, 23 देखिए 2.70. ठीक है, लेकिन अब इंडिविजुअली देखें तो इन तीन में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा है अदर्स में आता है 1.3. जो फाइन्स हो गया या फिर जो सरकार को हम पैसा देते हैं, फाइन्स देते हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता है. ठीक है, तो वो सब सबसे ज़्यादा 1.3. लेकिन अगर ये तीनों की बात किया जाए तो यहाँ पे 1.14 है डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, वो सबसे ज़्यादा है. ठीक है, देन 0.18 इंटरेस्ट रिसिप्ट, देन एक्सटर्नल ग्रांट्स. ठीक, इंटरेस्ट रिसिप्ट मतलब क्या, हम भी लोन देते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो गिव लोन्स, तो हमको जो रिसीट मिलता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है. हम स्टेट गवर्नमेंट्स को वी गिव लोन्स राइट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट्स सेंटर को एक इंटरेस्ट देता है, रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू पे आएगा. ओके, सो अभी आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला रेवेन्यू डेफिसिट इसी दो चीज़ पे काम करती है, रेवेन्यू डेफिसिट जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. नाउ रेवेन्यू रिसीट्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टैक्स नॉन टैक्स अभी पढ़ा. अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, देखो जहाँ पे ये सारे चीज़ लेस देन 1 ईयर का है, कैपिटल जहाँ पे बात आ जाएगी तो वो मोर देन 1 ईयर का है. एसेट पे रेवेन्यू मीन्स यहाँ पे एसेट का कोई लेना देना नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एसेट क्रिएशन और लाइबिलिटीज. जस्ट रिमेंबर रेवेन्यू हैज़ नथिंग टू डू विथ एसेट क्रिएशन और लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स की बात हो गई, टैक्स की हो गई, नॉन टैक्स की हो गई. अभी हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे. एक्सपेंडिचर में ये सब आता है, रेवेन्यू सैलरीज पे जो खर्चा होता है. ठीक है, वो तो करना पड़ेगा, सरकार लोगों को सैलरी तो चाहिए, उसमें कुछ एसेट थोड़ी डायरेक्टली क्रिएट होता है, नहीं होता है. पेंशन्स तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, अगर हम कोई कहाँ से लोन लिए हैं, वी हैव गिव टेकन लोन, वी हैव टू गिव इंटरेस्ट, वी हैव टू गिव. सब्सिडीज देना पड़ेगा, डिफेंस सर्विसेज करना पड़ेगा, काफ़ी कांस्टेंट रहता है, थोड़ा चेंजेस होता है लेकिन करना पड़ेगा. तो इसमें एसेट क्रिएशन नहीं होता है, सो ये करना पड़ेगा. सो दीज आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 31.95, अभी हमने बात भी किया, ऊपर भी बात किया था 31.95। ओके, यहाँ पे हमने कहीं पे बात किया था, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 31.95, काफ़ी ज़्यादा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज गुड, वी हैव टू डू इट, बट द प्रॉब्लम इज हमारा डेफिसिट इसीलिए होता है क्योंकि रिसीट्स आते नहीं है, टैक्स नहीं होता है हमारा, टैक्स हम इवेड करते हैं, वी इवेड टैक्सेस, राइट, सही से टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, ब्लैक मनी चलता है, पैरेलल इकोनॉमी चलता है, सो दैट इज द रीजन वाई हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। तो इसको जीरो करना है, एक्सपेंडिचर हमेशा अच्छा है, ये तो करना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज वी आर नॉट गेटिंग एनफ रेवेन्यू रिसीट्स, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू आवर एक्सपेंडिचर, तो अगर रिसीट हमको आ जाएगा तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम एक्सपेंडिचर में काफ़ी पैसा लगा सकते हैं, जो अपना ये ज़रूरी भी है। ओके, ठीक है, सो ये 31.95 टोटल, लेकिन अगर यहाँ से हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा है, इट इज़ 9.41, दैट इज़ इंटरेस्ट पेमेंट, ये सबसे नंबर 1 पे है। ओके, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है 2.07, दैट इज़ पेंशन में सबसे कम है। ओके, सेकंड में सैलरीज आएगा, थर्ड में सब्सिडीज आएगा, तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। ओके, फाइन, नेक्स्ट। एक और भी एक इकोनॉमिक सर्वे हैज़ मेंशन कि पोस्ट जीएसटी पीरियड, मतलब हमारा बॉयंसी ऑफ जीएसटी कलेक्शंस हुआ है, ठीक है, प्री जीएसटी को लेके अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022 एंड 20, द बॉयंसी ऑफ जीएसटी हैज़ इंक्रीज्ड, जीएसटी का बॉयंसी इंक्रीज हुआ है, कैसे? टैक्स, तो यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड टैक्स बॉयंसी। व्हाट इज टैक्स बॉयंसी? टैक्स बॉयंसी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंजेस इन द टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंजेस इन जीडीपी। टैक्स जो भी हमारा रेवेन्यू ग्रोथ में कोई भी जीडीपी पे चेंज आ रहा है, तो टैक्स रेवेन्यू कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहा है, रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, सो दैट इज बॉयंट, तो हम उसी टाइम पे यूज करते हैं दिस टर्म बॉयंट। सो टैक्स तभी बॉयंट होता है व्हेन द टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। टैक्स रेट हम बिना चेंज करके, अगर हम टैक्स रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आवर टैक्स इज बॉयंट, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम टैक्स रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, सरकार का रेवेन्यू, आमदनी बढ़ रहा है। ये कैसे होगा? अगर टैक्स सिंप्लीफाइड है, अगर टैक्स काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है, अगर साइज ऑफ द टैक्स पे ठीक ठाक है, जो ज़्यादा टैक्स करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा है, जो कम कमाते हैं उनके ऊपर कम टैक्स है, तो सारे चीज़ें फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है टैक्स बॉयंसी। तो टैक्स बॉयंसी भी इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, सो इट इज़ बेटर टू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड टैक्स बॉयंसी। रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब और एक चीज़ है, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात हुई है कि सरकार इज़ कमिटेड, द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टुवर्ड्स डिसइन्वेस्टमेंट बट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक आपको कवर करना है, बिकॉज इट इज़ a static topic, you can cover. I have covered also some extra portion, but you can cover from internet, very easy topic. Now here I'll tell you the procedure followed in disinvestment. होता क्या है डिसइन्वेस्टमेंट? होता क्या डिसइन्वेस्टमेंट? इट इज सेलिंग, पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनका शेयर को सेल करते हैं हम, उनके शेयर्स को वी सेल इट, ठीक है, टू प्राइवेट, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल, सेंट्रल, public sector enterprises has evolved over time and is based on decision making through interministerial consultations. ये एक मिनिस्ट्री में सीमित नहीं है, इट इज़ मोस्टली कोऑर्डिनेटेड थ्रू मेनी मिनिस्ट्रीज, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होता है एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स भी रहते हैं। तो ये जो हमारा जो करंट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कोई एक पीएसयू है, जब कोई एक पीएसयू है, इट विल बी रिलेटेड टू ए सर्टन मिनिस्ट्री, एक सर्टन मिनिस्ट्री रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन प्रिंसिपल कंसेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ दैट पब्लिक सेक्टर, पहले उस पब्लिक सेक्टर यूनिट का एक इन प्रिंसिपल कंसेंट होना चाहिए, उसी का मिनिस्ट्री का। फिर अप्रूवल होगा, अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल टू डिसइन्वेस्टमेंट बाय सीसीईए, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कंसल्टेशन कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक
IMG जिसको हम इंटर मिनिस्टरियल ग्रुप बोलते हैं, सारे मिनिस्ट्री से लोग रहेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे, उसको अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर टू गाइड एंड ओवरसी द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कमिटी है और ये जो ग्रुप है IMG, it will appoint advisors for the transaction including merchant bankers, book running lead managers, legal advisors, क्योंकि वो सब ट्रांजैक्शन देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, जो ओवरऑल प्रोसेस को पूरा देखने के लिए ये IMG अपॉइंट करेगा इनको। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन बाय ये जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है बिफोर हाई लेवल कमिटी ऑन इवैल्यूएशन। तो ये सब काम करने के बाद ये जो लीगल एडवाइजर्स है या फिर जो मैनेजर्स है ये प्रेजेंट करेंगे और एक हाई लेवल कमिटी उसके वैल्यूएशन के लिए कितने कितने पैसे पे ये बिकेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो हाई लेवल कमिटी ये रिकमेंड करेगा बेस प्राइस बैंड, फ्लोर प्राइस। तो ये जो कमिटी है ये फाइनली रिकमेंड करेगा एक दो पर्टिकुलर प्राइस टू हुम, टू द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ये भी एक ग्रुप है, वेरी हाई लेवल ग्रुप, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिकमेंडेशन ऑफ द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स। सो मैनेजर्स का ये इनका रिकमेंडेशन लेके HLC क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म को, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इज नथिंग बट ए ग्रुप, ठीक है, और एक कमिटी, यहाँ पे भी फाइनेंस मिनिस्टर रहता है। तो यहाँ पे फाइनल अप्रूवल बाय द ऑल्टरनेटिव कमीशन ऑफ द रिकमेंडेड प्राइस बैंड, मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइस डिस्काउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फाइनल अप्रूवल विल बी डन बाय ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। तो यहाँ से ये ध्यान से ये प्रोसेस को देखिए, पहले तो मिनिस्ट्री, फिर CCEA। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको लगता है कि CCEA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल अप्रूवल देता है। नो, इट विल बी रॉन्ग। बहुत सारी चीज़ों में फाइनल अप्रूवल देता है बट यहाँ पे नहीं देता। यहाँ पे यहीं पे इन प्रिंसिपल जो अप्रूवल होता है, कंसेंट, इन प्रिंसिपल कंसेंट आता है, उसको अप्रूव कर देता है। फिर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, फिर वो ग्रुप अपॉइंट करेगा एक ये जो मैनेजर्स को, मैनेजर लोग काम करके फाइनली हाई लेवल कमिटी को वैल्यूएशन के लिए दे विल प्रोवाइड। फिर फाइनल HLC क्या करेगा, अपना रिकमेंड करके फाइनल ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म को दे देगा। तो ये जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रहेगा, एंड द मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग द रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जिस मिनिस्ट्री का हो रहा है, जिस PSU का हो रहा है, उसका एक मिनिस्ट्री होगा तो उनका रहेगा, दे विल डिसाइड फाइनल थिंग। ठीक है, सो द फाइनल अप्रूवल इज डन बाय द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ओबियसली यहाँ पे जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ पे ये जो इन प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे दीपम भी डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो डिपार्टमेंट रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे काम करता है। बट दिस इज द रियल प्रोसेस हाउ द डिसइन्वेस्टमेंट इज डन, द रीसेंट, द करंट प्रोसेस। ठीक है, आपको ये दिस इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट साइट। ठीक है, सो दिस इज ऑथेंटिक। ओके, सो अभी यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, जैसे कि हमने बोला फर्स्ट 2 चैप्टर से वी आर डिस्कसिंग कि कैपेक्स पे पूरा एम्फोसिस दे रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यूनियन गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर टू GDP रेशियो, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी स्टेडी ग्रोथ हुआ है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू GDP पिछले 1-2 साल से स्टेडी ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ ही है, आप बोल सकते हैं 3-4 साल से ग्रोथ ही है। फाइन। और एक टॉपिक है टर्म है जिसका नाम है एनिमल स्पिरिट्स। सो कैपेक्स लेड ग्रोथ टू ब्रिंग बैक एनिमल स्पिरिट्स एंड मैनेज डेप्ट लेवल्स। नाउ द थिंग इज, डेप्ट लेवल हमारा है, इट इज़ अ रियलिटी, हमारा डेप्ट बहुत है, हम बाहर से पैसा उठाए हैं, हम बोरो किए हैं, एक्सटर्नल किए हैं, इंटरनल किए हैं। ठीक है, नाउ अगर एसेट क्रिएशन पे हम फोकस करें तो इट इज़ गुड थिंग। तो सरकार क्या कर रही है अभी, कैपेक्स लेड ग्रोथ करिए, दैट इज एसेट के ऊपर क्रिएशन हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस कर रही है, खर्चा जो है कैपिटल एसेट्स पे हो। नाउ इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि जब कैपेक्स लेड ग्रोथ हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एनिमल स्पिरिट्स लाएगा और मैनेज करेगा जो डेप्ट हमारा है। कैसे, तो व्हाट इज एनिमल स्पिरिट? एनिमल स्पिरिट इज द साइकोलॉजिकल अर्ज टू गेट इनटू मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स। बेसिकली होता क्या है, ये एक जब जब आवर इकोनॉमी थोड़ा डाउन में चलता है, स्टिल देन
लोगों को एक कॉन्फिडेंस या फिर एक इमोशनल, यू हैव टू यूज द वर्ड दिस, इमोशनल, एक इमोशनल ऑप्टिमिज्म और इमोशनल कॉन्फिडेंस जो ड्राइव करते हैं, नहीं ठीक है हम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे द इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग दैट वेल, स्टिल देन वो जो इमोशनली वो इन्वेस्ट करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनिमल स्पिरिट्स. इट इज द इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस that drives investors to make more investment even when there is uncertainty. अगर भी uncertainty है, फिर भी एक इमोशनल क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स का है वो ड्राइव करता है कि वी विल इन्वेस्ट मोर. ठीक है, दिस मीन्स दैट इवन इफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज नॉट गुड, बट इफ एनिमल स्पिरिट्स इज एक्टिवेटेड, हायर इन्वेस्टमेंट कैन अकर. तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है, खर्चा कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रही है, एसेट पे खर्चा कर रही है. तो कहीं ना कहीं ये जो एसेट पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो लोगों के ऊपर या फिर जो इन्वेस्टर्स है उनके ऊपर एक एनिमल स्पिरिट्स फेनोमेनन आ जाती है, जहाँ से और इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, सो ये जो टर्म है ये भी कीन्स ने लाया था. सो इट आइडेंटिफाइज 5 कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजिकल कोर फेनोमेना इन एनिमल्स. एक है कॉन्फिडेंस. तो जब कैपेक्स पे ग्रोथ, कैपेक्स लेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाती है, तो वो इमोशनली काम करता है. करप्शन भी है, यस, पैसा हो रहा है तो करप्शन होगा, तो हम और ज़्यादा पैसा लगाएंगे, वहाँ से हम करप्शन कर सकते. इट इज़ अ बैड थिंग, बट यस, इट इज़ अ फैक्टर. मनी इल्यूजन, एक इल्यूजन रहता है कि हाँ पैसा और बनाएंगे. फेयरनेस, स्टोरीज, काफ़ी सारे स्टोरीज से भी पता चल जाती है, जो कि एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वो है. मतलब एक इमोशनली साइकोलॉजिकल स्टोरी से हाँ ये इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा होगा, तो वो भी बहुत मायने रखता है ये सब एनिमल स्पिरिट्स के फेनोमेनन में. सो दिस टर्म इज यूज्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे. कुछ मेजर रिफॉर्म्स हुआ है पिछले लास्ट फ्यू ईयर से, ये सबको पता है कि हमारा जो फिजिकल ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ा है, रियलिस्टिक रेवेन्यू एजम्पशंस हो रहा है अभी आजकल. बट वन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज, इन दिस रीसेंट बजट नो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस वेर एस्टिमेटेड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. सो दिस इज अ प्रिलिम फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर. एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस इस बार नहीं है. ओके, अब ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस क्या है? एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस है ये वही खर्चा जो कि बजट से बाहर है, अपार्ट बजट से बाहर है, अपार्ट फ्रॉम द बजट. क्या है? जो पीएसयूज रेज करते हैं मनी और बोरो करते हैं बाहर से. पीएसयू इज नथिंग बट गवर्नमेंट, बट वो बजट पे नॉट मेंशन्ड, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज हम बाहर से बजट पे अगर मेंशन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल डेफिसिट का पैरामीटर, तो वो सब काम नहीं करेगा. बिकॉज हम अगर ये सब ज़्यादा करेंगे, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, इफ वी स्टार्ट डूइंग मोर मनी फ्रॉम गेटिंग मोर और टेकिंग मोर मनी थ्रू एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, देन बजट का जो फेनोमेना है तो उसका जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज होगा ना, बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बजट. दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द बजट. सो इसीलिए दिस ईयर no extra budgetary resources were estimated. So this is you have to remember. Okay, fine. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है विच इज़ न्यू थिंग. रेस्ट एवरीथिंग आर काफ़ी पुराना चीज़, हम सबको पता है. प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अभी हमारा डिसकंटिन्यू हो गया है काफ़ी साल से, तो ज़रूरी नहीं है. रेलवे बजट मर्जर हो गया है मेन बजट के साथ, ज़रूरी नहीं है, ये हमको पता है. डेट शिफ्ट हो गया था हमारा टू 1 फरवरी बजट का डेट, ये भी काफ़ी पुराना न्यूज़ है, तो ये भी जस्ट मेंशन्ड है. यू कैन, दीज आर ऑल कॉमन इन्फॉर्मेशन, वी ऑल नो इट. अब आ जाते हैं फिजिकल फेडरलिज्म पे. ठीक है, तो फिजिकल फेडरलिज्म पे इकोनॉमिक सर्वे इज टेलिंग कि कोऑपरेटिव फिजिकल फेडरलिज्म ड्राइव्स अ वेल टारगेटेड फिजिकल पॉलिसी. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज when center and state both cooperate within their respected powers for the overall development of the country. overall development, तो वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. यहाँ पे अगर मैं फिस्कल लगा दूंगा तो यहाँ पे पैसा का चीज़ आता है, फाइनेंस का चीज़ आ जाता है. सर स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में वो फाइनेंशियल ट्रांसफर भी अच्छा होना चाहिए, सो दैट ए कोऑपरेटिव फिजिकल फेडरलिज्म, एनफ पावर स्टेट को होना चाहिए टू बोरो मनी,
और दोनों साथ मिल के होना चाहिए, जो कि फाइनेंस को लेके, ठीक है। सो ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंटर्स टू स्टेट्स, क्या क्या ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट थोड़ा पॉलिटी का भी आएगा, जो कि हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। सो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ फंड टू स्टेट्स कंप्राइजेस ऑफ क्या, पहले तो शेयर ऑफ स्टेट्स इन यूनियन टैक्सेस डिवॉल्व टू स्टेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, जो कि हमारा अभी 41% है एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन। ये क्या है 41%, मतलब जो कि सेंटर को टैक्स मिलता है, ठीक है, टैक्स पूल बोलते हैं, वहाँ से 41%, वो टोटल 41% हर स्टेट को जाएगा, हर स्टेट को, एक स्टेट को नहीं, टोटल 41% जो टैक्स पुल सेंटर को मिलता है स्टेट्स को जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल डिवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में ये जो 41% जाएगा, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन सम पैरामीटर्स, सबको एक साथ नहीं दे सकते, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है 15 फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। टैक्स कलेक्शन कैसा हो रहा है, डेमोग्राफिक कैसा है, पॉपुलेशन कैसा है आपका, एनवायरनमेंट में कैसे काम करो। सो हियर यू हैव टू कवर द 15th फाइनेंस कमीशन इन डिटेल। सोर्स आई विल प्रोवाइड द सोर्स इज PRS, एक PDF मिल जाएगा 2 to 3 पेजेस का, वो कवर कर देना, बिकॉज फ्रॉम देयर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। फाइन, नाउ कमिंग बैक, ठीक है। और क्या होता है, फाइनेंस कमीशन ग्रांट देता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होता है, अदर ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे देखिए इस साल पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 4.4, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स 1.9, अदर ग्रांट लोन ट्रांसफर 3.0। अपार्ट फ्रॉम दैट 41%, 41% तो वो वर्टिकल डिवोल्यूशन, उसको भूल जाओ अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर देन द डिवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स, ये 3 है। तो इसका भी लाइक चेक कर लेना, ये सबसे ज़्यादा है, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स उसके बाद है, ओके फाइन। नेक्स्ट, तो बोरोइंग लिमिट अभी बढ़ा है, एनहांस्ड बोरोइंग लिमिट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 292 आर्टिकल, 293 आर्टिकल when we started the this lecture, there only I have covered this। तो यहाँ पे डिटेलिंग कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर लिमिट बढ़ा है अभी। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेंटर सपोर्ट कर रहा है स्टेट्स को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इट मीन्स सेंटर इज सपोर्टिंग स्टेट्स कि स्टेट्स ऑल्सो शुड इंक्रीज देयर ओन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सेंटर का पूरा जो फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया एक 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ इन द ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ आवर क्लास। 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन किसको दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा अंडर द स्कीम, एक स्कीम है, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट 3 years से दे रहा है इतना करोड़, एंड दिस करोड़ आर प्रोवाइडेड इन 21 and 22। A part of the allocation for financial 2022 was earmarked for providing incentives to the states for privatization, disinvestment of the state public sector enterprises। कुछ पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी लगा हुआ है, इंसेंटिव दिया गया है अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करोगे स्टेट के लिए। यहाँ पे एक चीज़ याद करना है कि if the state governments were allowed this 1 lakh crore as an additional borrowing limit, they would bear an interest rate higher than the rate at which union government borrows. Further, they may use it for revenue expenditure. Now the more important part is ये जो interest free loan दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ states को दिया जा रहा है, and states have to use this only in capital expenditure. They can't use in their रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेली खर्चा में नहीं कर सकते, ठीक है। सो द क्वेश्चन कम्स, इफ इन प्रीलिम्स में आस्क कि जो ये जो 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, इट इज गिवन टू द स्टेट्स टू रिड्यूस स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट,
इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेट के रेवेन्यू डेफिसिट के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दिया जा रहा है स्टेट्स अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये पैसा लगाए और इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, फाइन। डेप्ट प्रोफाइल देखिए, यूनियन गवर्नमेंट जीडीपी टू डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 2017 या 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हमारा थोड़ा अभी कम हुआ है, विच इज़ ए गुड साइन। ठीक है, डेप्ट हम जीडीपी के हिसाब से डेप्ट थोड़ा कम ले रहे हैं। देखो डेप्ट ज़्यादा लोगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, सो इट इज़ नॉट ए हायर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज़ नॉट गुड। ठीक है, सो अभी कम हुआ है, सो लास्ट साल से थोड़ा कम है। स्टेडी वर्ड अगर आएगा इट विल बी रॉन्ग, कुछ स्टेडी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ से कम हुआ है, यहाँ से बढ़ा था, काफ़ी बढ़ा था, तो यहाँ से कम हुआ है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू डेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो सरकार का जो डेप्ट होता है, सरकार बोरो करती है, द गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो इट। तो यहाँ पे डेप्ट का कंपोनेंट्स क्या क्या है? एक तो है पब्लिक डेप्ट, ठीक है, एक हो गया पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट में एक आता है इंटरनल डेप्ट, एक आता है एक्सटर्नल डेप्ट। ठीक है, इंटरनल डेप्ट मतलब जो सरकार गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर में जो पैसा उठाती है, बॉन्ड से, सिक्योरिटी से, आपको सिक्योरिटी, आपको बॉन्ड दे के जो पैसा लेती है आपसे, वो इंटरनल डेप्ट है। जैसे इंटरनल दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट्स इट। ठीक है, सो इंटरनल डेप्ट कितना हुआ है? दिस मच, 114। ठीक है, नाउ कमिंग टू एक्सटर्नल डेप्ट। एक्सटर्नल डेप्ट इज 6.59, दैट्स इट। एक्सटर्नल डेप्ट मतलब जो बाहर से लेता है, वर्ल्ड बैंक से लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सटर्नल। तो यहाँ से एक चीज देखो, तो इंटरनल डेप्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल डेप्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट। ये दोनों पब्लिक डेप्ट है। और क्या है? so this is one thing, public debt. Second thing is public account and other liabilities. काफ़ी पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आपका पीपीएफ, आप कोई भी सरकार के सेविंग्स सर्टिफिकेट में इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग दैट मनी, द गवर्नमेंट हैज़ टू पे यू बैक, राइट? सो इट इज़ ए डेप्ट। ठीक है, तो वो 11.88 है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ये भी डेप्ट है, पैसा उठाती है बाहर। कौन उठाता है? पीएसयूज उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है थ्रू पीएसयूज, दैट टू नॉट mentioned or not included in budget, just I explained you in the previous slide. So extra budgetary resources 1.39 है, but this year government said it is 0, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, सो ये सब मिला के होता है डेप्ट प्रोफाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनल डेप्ट, ओके, एक्सटर्नल डेप्ट, बट इंटरनल डेप्ट सबसे ज़्यादा, फिर पब्लिक अकाउंट, फिर एक्सटर्नल डेप्ट, बिकॉज दिस वन, देन 11.8, देन एक्सटर्नल डेप्ट इज 6.59. दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर. सो इंटरनल डेप्ट ऑब्वियसली ग्रेटर देन एक्सटर्नल डेप्ट, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इंटरनल डेप्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल डेप्ट, ये है। ओके बहुत 95.1% इंटरनल डेप्ट है, ओनली 4.9% एक्सटर्नल डेप्ट है। सो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब यू कैन कैलकुलेट द कितना टाइम से ज़्यादा इंटरनल डेप्ट है इफ़ वी टेक एक्सटर्नल लाइबिलिटी इनटू अकाउंट। ओके, द जनरल कंसोलिडेटिंग जनरल गवर्नमेंट प्रेफर फाइनेंसेस, कुछ ज़्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन आवर अबव स्लाइड्स। पर यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा, दैट इज़ ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ये टर्म हैज़ बीन यूज्ड, अगर चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कीप्स द गवर्नमेंट डेप्ट सस्टेनेबल। तो ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है? ये है ग्रोथ इंटरेस्ट, ये है पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ये है नेगेटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये है नेगेटिव।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सेज, सॉरी द इकोनॉमिक सर्वे सेज कि पॉजिटिव अगर ग्रोथ इंटरेस्ट डिफरेंशियल है तो गवर्नमेंट डेप्ट सस्टेनेबल है, सरकार जो डेप्ट ले रही है वो वापस दे सकती है, तो ये सस्टेनेबल है अगर तुम्हारा पॉजिटिव ग्रोथ रेट डिफरेंशियल है. नाउ व्हाट इज ग्रोथ रेट डिफरेंशियल? growth rate differential is the difference between growth rate and interest rate. सिंपल. अब ये इंटरेस्ट रेट क्या है? इट इज द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पे करती है ना ऑन द लोन्स टेकन और द डेप्ट टेकन. इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा सरकार को, पेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ग्रोथ रेट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ रेट एंड इंटरेस्ट रेट. ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज इक्वल टू ग्रोथ रेट माइनस इंटरेस्ट रेट पेड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, तो हमारा ग्रोथ रेट अगर ये अगर पॉजिटिव है, जैसे कि पॉजिटिव है, ठीक है, अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट इंटरवल कीप्स द गवर्नमेंट डेप्ट सस्टेनेबल. सरकार का डेप्ट है, हमने अभी बात किया, सरकार का डेप्ट है, देखिए इंटरनल डेप्ट बहुत है, ये सब सरकार का डेप्ट है, दीज आर द डेप्ट. तो लेकिन हमारा साइड बाय साइड ग्रोथ रेट बढ़ रहा है. अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ठीक है, इट इज मोर देन द इंटरेस्ट रेट, सो ये पॉजिटिव है, तो यही ग्रोथ रेट विल हेल्प इन giving back the debt with interest payments. It means डेप्ट हमारा सस्टेनेबल हो गया. हम डेप्ट ले रहे हैं लेकिन इट इज सस्टेनेबल. इफ सो द थिंग इज दिस डिफरेंशियल हैज टू बी पॉजिटिव, सो वी हैव टू फोकस मोर ऑन आवर ग्रोथ रेट. ठीक है, दैट इज वाई the government is focusing on capex led growth. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा हो रहा है ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, एसेट क्रिएशन हो और ग्रोथ रेट बढ़े. फाइन, सो दैट्स इट फॉर चैप्टर 3. नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट द चैप्टर 4 दैट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी. ओके, थैंक यू.